वेलकम बैक। मेरे पिछले वीडियो पे एक लड़के ने कमेंट किया कि इस लड़के को इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता है और ये बड़े बड़े वीडियो बना रहा है। जिसको वीडियो समझना है, इकोनॉमी समझनी है, वो एक यूट्यूबर का नाम दिया, वहाँ चले जाओ। अच्छा, मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाता हूँ भाई। मेरे चैनल का नाम बेरोजगार बीटेक है और अगर तुम मेरे चैनल पे ये सोच के आए हो कि मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो मैं नहीं, तुम चूतिए हो। चलो, हो सकता है मुझे इकोनॉमिक्स का ई ना आता हो, लेकिन मुझे एक ई आता है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, ऑब्जर्व किया। वो ई है इलेक्शन। चल, एक और ई आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। देश के इलेक्शंस इतने महंगे हो गए हैं कि एक आम आदमी इलेक्शन लड़ने का नहीं सोच सकता। इट्स अ फैक्ट। जिसके पास पेडिग्री है, जिसके पास ऊपर से किसी का हाथ है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वही इस देश के अंदर चुनाव लड़ेगा, वही इस देश की कैटल क्लास को रूल करेगा। ये डेस्टिनी हो गई है अब इंडिया की। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 5-10 करोड़ में टिकट खरीदने के बाद जब कैंडिडेट चुनाव लड़ता है ना, तो चुनाव आयोग का एक कानून है। वो कानून ये कहता है कि हर कैंडिडेट को ना इतना ही खर्चा करने का अलाउ है, इतना ही खर्चा आप किया जा सकता है। लेकिन चुनाव के समय आप देखोगे पोस्टर लगे हुए हैं, टीवी पर ऐड चल रहे हैं, हर जगह पटा पड़ा है पूरा शहर, पोस्टर से, पैम्फलेट से, नेताओं के स्लोगन से। यहाँ से लेके 50 किलोमीटर तक हाथ जोड़े हुए आप इस प्रत्याशी को अपना अमूल्य मत देकर विजयी बनाए। फिर वो सबके पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद छोटे प्रेसिडेंट, बड़े गणेश जी, छोटे गणेश जी, सबकी फोटो लगी होती है। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि कैंडिडेट कहता है सर मैंने तो 5 लाख खर्च किए हैं, बाकी शहर में जितने पोस्टर लगे जिनकी कीमत 15 करोड़ 75 लाख 85,225 रुपये थी, वो तो मेरे समर्थकों ने किया, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये होता है कानून का लूप होल। यही कानून के लूप होल इस्तेमाल करके ये बताया जा रहा है कि देश के अंदर हम ऐसा ही करेंगे जैसा हो रहा है। चलो अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं। आप उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी आपसे वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेगी और वो अपने बैंक को देगी, और वो बैंक फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उतना पैसा लेके उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में उतना पैसा क्रेडिट कर देगा। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदोगे तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको किस पॉलिटिकल पार्टी को देना है। एनोनिमस। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड लिया उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें किसने दिया। यहां पर भी एनोनिमस, यानी व्हाट्सएप का एन्क्रिप्शन होता है ना, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, यानी यहां पर भी डेटा एन्क्रिप्टेड था और यहां पर भी डेटा एन्क्रिप्टेड है। बेसिकली ये सरकार प्राइवेसी का ध्यान रखती है, लोग गलत लांछन लगाते हैं। खैर, नेक्स्ट बात। पॉलिटिकल पार्टी को चंदा पहले भी दिया जाता था, चंदा अब इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दिया जा रहा है। सरकार की दलील यह है कि इसके बाद देश के अंदर पॉलिटिकल फंडिंग वाइट चैनल के थ्रू होगी, यानी ब्लैक मनी यूज नहीं हो पाएगी। एक हद तक सही है, लेकिन इसका लूप होल क्या है? इसका लूप होल यह है कि आपने सुना होगा पाकिस्तान को पिछले कुछ दिनों में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जाने का प्रयास किया जा रहा था। उसका कारण यह था कि पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को फॉलो नहीं किया ढंग से। हिंदुस्तान के अंदर भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये कहता है कि आपको देश के अंदर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर कोई पेमेंट होगी 20,000 से ज़्यादा, तो वो कैश के थ्रू नहीं हो सकती, वो मैंडेटरीली बैंकिंग चैनल के द्वारा होगी। सेम कंसेप्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते समय। अगर आप 20,000 से ज़्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं तो ही आपको वाइट का पैसा देने की ज़रूरत है। अगर आप 20,000 से कम का बॉन्ड खरीद रहे हैं तो आप कैश में पैसा देकर बॉन्ड खरीद सकते हैं। एक आदमी एक बॉन्ड 20,000 का एक दिन खरीदेगा, 20,000 रुपया अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एनोनिमस ब्लैक भी दे सकता है। अगर 2 लोग खरीदेंगे तो 40,000, अगर 20 लोग खरीदेंगे तो 4 लाख, और यही संख्या अगर हज़ारों में पहुंच जाएगी तो एक ऐसा पैसा जो वाइट चैनल के थ्रू नहीं है वो आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी तक करोड़ों अरबों में पहुंच सकता है। पहुंचा भी है, पहुंच रहा है, पहुंचेगा। लेकिन ज़्यादा स्कैरी बात यह है कि 2013 का कंपनीज एक्ट ये कहता था कि कोई भी पार्टी को अगर आपको फंड करना है, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी को, तो अपने पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 7.5% ही पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकता है। और फंड करने के साथ साथ एक मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी आपकी बैलेंस शीट में कि हमने इस पॉलिटिकल पार्टी को ये फंडिंग दिया है। टर्न्स आउट 2017 के अमेंडमेंट एक्ट में इन दोनों ही रूल्स को हटा दिया गया। किसी भी कंपनी द्वारा अगर अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करनी है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा की जा सकती है। 7.5% से ज़्यादा की जा सकती है। और उससे भी बड़ी बात, पॉलिटिकल पार्टी का नाम अपनी बैलेंस शीट में बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसके साथ खड़े हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ कीजिए मैं सड़क बनाने के काम में व्यस्त हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, बेसिकली हाईवे बनाता हूँ सरकार के लिए। मेरा पिछला 3 साल का एवरेज नेट ईयरली प्रॉफिट 2 करोड़ रुपए है। 7.5% की कंडीशन हटने के बाद मैं चाहूँ तो मैं 1 करोड़ रुपए अपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता हूँ।
मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बैलेंस शीट में किसको पैसा दे रहा हूँ। अब जिस जगह पे मैंने पैसा दिया, जिस स्टेट की सरकार को पैसा दिया, उसी स्टेट की सरकार की तरफ से एक नया ठेका निकलता है 5 करोड़ रुपए का। अब ये बताने के लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि जिस आदमी ने 1 करोड़ रुपया किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है उसको ठेका मिलने के चांसेस कितना गुना बढ़ जाते हैं। ये रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप ये समझ जाते तो आप समझ जाइएगा कि देश की राजनीति में काफ़ी कुछ हो रहा है जो पर्दे के पीछे है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि देश के अंदर पॉलिटिक्स को ऐसा बना दिया गया है कि देश की आत्मा को छोड़कर अपने पर्सनल हित साधे जा रहे हैं। जो लोग आज पॉलिटिकल पदों पर बैठकर कमा रहे हैं वो इसके लिए कमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली सरकारों में जब वो अपोजिशन में था तब वेट किया था कि हम आएंगे तब कमाएंगे। जो आज शांत है वो इसलिए शांत है क्योंकि उनका मेन उद्देश्य यह है कि जब हम आएंगे हम कमाएंगे। तो आप ये कहना बंद कर दीजिए कि कोई पर्टिकुलर यूट्यूबर किसी पर्टिकुलर नेता के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। नेता की आयु 70 साल हो सकती है, 80 साल हो सकती है, 90 साल हो सकती है, 100 साल हो सकती है। देश पहले भी था, देश आज भी, देश कल भी रहेगा। और यहाँ से इंडिया को 180 डिग्री टर्न लेने की ज़रूरत है फिर से देश के लिए काम करने की। डू यू गेट माई पॉइंट? इफ़ यू डू, इट्स गुड। इफ़ यू डोंट, ट्राई टू रेज अप योर लेवल। जय हिंद।